हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैम का गला थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि वेदर ऐसा चल रहा है। आप लोग बोलोगे मैम इतना बीमार रहती हैं। मैम का गले की दिक्कत बहुत रहती है। गले में कभी बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो अभी तो मैम का गला थोड़ा सा ख़राब है। तो चलो आवाज़ को साइड रखते हैं। आप लोगों को तो वैसे भी पढ़ने से मतलब होना चाहिए, है ना। तो बेटा आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। डेली होमवर्क आ रहा है, डेली शॉर्ट्स आ रहे हैं, डेली वीडियो आ रही है। तो सबसे पहले लेक्चर्स देखो और अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करो। जब क्वेश्चंस हो जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे मूव ऑन करो, ठीक है। तो चलो जल्दी से पेन, कॉपी और वाटर बोतल निकाल लीजिए। मैं तो अब मौसम थोड़ा ठीक है पर आप लोगों को तो पानी पीना पड़ेगा ना बेटा। तो चलो आज हम क्या करेंगे बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देखो मैंने आपको बताया एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता क्या है। ऑक्सीजन का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना। अब ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, हो कैसे रहा है ये प्रोसेस हमें नहीं पता ना। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे ये हो कैसे रहा है ये प्रोसेस, ठीक है बेटा। लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस यही होता है, O2 का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना, ठीक है। देखो ऑल ऑफ यू नो दैट प्राइमरी साइड क्या होती है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। मैंने आपको पहले ही बताया मेन साइड, प्राइमरी साइड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की होती है एल्वियोलाई। क्या होती है? एल्वियोलाई। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग गैस एक्सचेंज। अब गैस जो हमारी एक्सचेंज होती है, O2 अंदर आती है, CO2 बाहर जाती है, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर की बनी होती है, ठीक है। कौन कौन सी लेयर होती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कैपिलरी एंडोथेलियम। ये 3 मेम्ब्रेन होती है, 3 लेयर्ड होते हैं। क्या बेटा क्या होता है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जिसमें कौन कौन सी लेयर आती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कैपिलरी एंडोथेलियम। कैसा होता है बेटा? 2 सेल्यूलर लेयर्स होती हैं और 1 नॉन सेल्यूलर लेयर होती है। नॉन सेल्यूलर कौन सी लेयर होती है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी नॉन सेल्यूलर होती है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर्स की बनी हुई है पर 2 उसमें सेल्यूलर है, 1 नॉन सेल्यूलर है, बताओ नॉन सेल्यूलर कौन सी वॉल है, कौन सी लेयर है? तो वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ में आया? अब देखो ये ना बहुत ज़्यादा पतला होता है, ठीक है, इसलिए इसमें डिफ्यूजन जो है बहुत जल्दी होता रहता है, रैपिडली होता है, ठीक है। देखो फॉर्म बाय द फ्यूज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन्स ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियम एंड पुल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन एल्वियोलर एपिथेलियम की और पुल्मोनरी कैपिलरी की फ्यूज्ड हो जाती है तो क्या बनता है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है। थिकनेस कितनी होती है? 0.2 से 0.2 माइक्रोमीटर की होती है। बहुत ज़्यादा पतली लेयर होती है, थिन होती है, इसलिए डिफ्यूजन रैपिडली होता रहता है। देखो अलाउज रैपिड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस का रैपिड डिफ्यूजन इसमें होता रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा थिन होती है। समझ में आया? नेक्स्ट फैक्टर है पार्शियल प्रेशर। आप समझ लो एक रूम में बॉयज़ हैं और एक रूम में गर्ल्स हैं। जिस रूम में गर्ल्स ज़्यादा होंगी उसमें गर्ल्स का डिफ्यूजन ज़्यादा गर्ल्स का प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना। तो ऐसे ही पार्शियल प्रेशर को क्या बोलेंगे? ऐसे डिनोट करते हैं और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आप सबको पता है हाई पार्शियल प्रेशर से हमेशा लो पार्शियल प्रेशर में ही आपकी एयर मूव करती है। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब देखो एटमॉस्फेयर में कितनी होती है ये आपको दिखा रखा है। समझ में आया? अब थर्ड फैक्टर है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा? इंक्रीज सॉल्युबिलिटी मीन्स फास्टर डिफ्यूजन। मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी डिफ्यूजन भी घटेगा। अब बात आती है CO2 ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाता है या फिर O2। तो बेटा CO2 ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूबल होता है, 20 से 25 टाइम्स सॉल्यूबल होता है। जो आपका CO2 होता है वो 20 से 25 टाइम
ज़्यादा सोल्यूबल रहता है O2 से, मतलब ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा सोल्यूबल होता है O2 से। The diffusion of CO2 across the diffusion membrane per unit difference is in the partial pressure is much higher than O2. बता दिया। हायर पार्शियल प्रेशर और हायर सॉल्युबिलिटी क्या करता है, जल्दी जल्दी डिफ्यूजन करवाने में हेल्प करता है, फास्टर डिफ्यूजन में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो गैस एक्सचेंज कैसे होती है एल्वियोलाई और कैपिलरी में। ठीक है, ये बात करते हैं। अब देखो ऑक्सीजन में क्या होता है बेटा, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। ऑक्सीजन में क्या होता है, एल्वियोलाई से ब्लड में जाता है और ब्लड से टिश्यू में जाती है। ठीक है, ऐसे ही CO2 में ब्लड से टिश्यू से ब्लड एंड ब्लड से एल्वियोलाई में होता है। क्यों, अब ये देखो O2 में एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई से ब्लड में और ब्लड से टिश्यू में क्यों जाता है, क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो एल्वियोलाई में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्लड। समझ में आया, ये देखो एल्वियोलाई में कितना होता है और ब्लड में कितना होता है ना, फर्क तो है। देखो एल्वियोलाई में ज़्यादा है ना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का देन ब्लड, है ना, ब्लड टिश्यू जो भी आप बोलो। एंड कार्बन डाइऑक्साइड देखो है ना ब्लड में ज़्यादा और एल्वियोलाई में कम, तो इसीलिए आपका जब ऑक्सीजन किधर से किधर जाएगा, एल्वियोलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यू। ऐसे ही आपका CO2 किस में जाए, कैसे जाएगा बेटा, टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वियोलाई। ठीक है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बेटा ब्लड। ठीक है, समझ में आया। ठीक है बेटा, तो हम आगे क्या पढ़ेंगे, एक्सचेंज बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू के बारे में। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है पुल्मोनरी आर्टरी में 40 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है 45 किसमें, पुल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, ऐसे सिस्टमिक वीन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो आपकी राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी, राइट वीन, लेफ्ट वीन, यही होती है। अब देखो किधर से कैसे ब्लड आता है, कहाँ से कहाँ जाता है और कहाँ से कहाँ नहीं जाता। ठीक है, अब देखो पुल्मोनरी वीन से आता है ब्लड लेफ्ट आर्टरी में, लेफ्ट आर्टरी से जाता है लेफ्ट वीन में, और लेफ्ट वीन से कहाँ जाता है, कौन लेकर जाता है, सिस्टमिक आर्टरी, कहाँ पे, टिश्यू पे। ठीक है, अब टिश्यू से क्या होता है बेटा, लेफ्ट राइट आर्टरी, अब राइट आर्टरी से कहाँ जाएगा, पुल्मोनरी आर्टरी को लेकर जाएगी एल्वियोलाई के पास, टिश्यू से आता है राइट वीन में, राइट वीन से लेफ्ट राइट आर्टरी में, एंड देन ये फर्दर ऑन। ठीक है, ये आप ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, अभी आप लोग गो थ्रू कर लो बस। पुल्मोनरी आर्टरी में कितना पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का और कितना CO2 का होता है, ऐसे ही पुल्मोनरी वीन्स में कितना होता है पार्शियल प्रेशर, सिस्टमिक आर्टरी में कितना होता है और सिस्टमिक वीन में कितना होता है। समझ में आया। चलो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, अब गैसेस का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर होती है, किसके फॉर्म में होती है, और CO2 किसके फॉर्म में होता है। आज तो मैं ऑक्सीजन ही बताऊंगी, CO2 नेक्स्ट क्लास में। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, देखो हम ऑक्सीजन को दो चीज़ों के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। कौन कौन सी होती है बेटा, वो डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिजॉल्व करके, और हीमोग्लोबिन के थ्रू भी करवा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखो अगर प्लाज्मा में डिजॉल्व करवा के करेंगे तो 3% O2 ट्रांसफर होगा, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन के थ्रू करवाएंगे तो 97% O2 ट्रांसफर होगा। समझ में आया। ब्लड में क्या होता है बेटा, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या हैं, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स क्या है, WBC एंड RBC। समझ में आया बेटा। ब्लड सेल्स में क्या है, WBC एंड RBC, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया मेजर पार्ट ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, हीमोग्लोबिन के थ्रू 97%। ठीक है, और सिर्फ 3% कैसे होता है, प्लाज्मा में डिजॉल्व होके। हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है बेटा, आयरन Fe,
आरबीसी कैसे होते हैं? ई न्यूक्लिएटेड, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। हीमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन रिवर्सिबली ड्यू टू आयरन प्रेजेंट इन इट। अब देखो, एक हीमोग्लोबिन है, समझ लो बेटा, पहले समझो फिर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। देखो आरबीसी मैंने आपको बताया ई न्यूक्लियर होता है हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं होता पर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, राइट। इसलिए, और हीमोग्लोबिन कैसा कलर का होता है? रेड कलर पिगमेंट होता है। अब देखो, एक हीमोग्लोबिन के पास 4 हीमोग्लोबिन होते हैं जो कि नॉन प्रोटीनेशियस होते हैं, और 4 ग्लोबिन होते हैं जो कि प्रोटीनेशियस चैन होती है। अब जो प्रोटीनेशियस चैन है उसमें भी 2 फर्दर आते हैं, 2 अल्फा चैन और 2 बीटा चैन, ठीक है। अब एक हीमोग्लोबिन के पास 1 आयरन है, तो 4 हीमोग्लोबिन के पास कितने आयरन हो गए? 4 आयरन। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ऑक्सीजन बाइंड्स टू आयरन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। 1 हीमोग्लोबिन कितने O2 के मॉलिक्यूल्स कैरी करता है? 4 O2 के मॉलिक्यूल्स कैरी करता है एक हीमोग्लोबिन, ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन 1 आयरन कंटेन्स करता है, तो 4 हीमोग्लोबिन कितने करेंगे? 4, ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन 4 O2 कर रहे हैं, तो बताओ 4 हीमोग्लोबिन कितने करेंगे? 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक है। समझ में? 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? बताओ। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, और अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हो 12 से 6 ग्राम, ठीक है। देन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने O2 कंटेन करता है? 1.34 ml O2। और 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बताओ कितने हीमोग्लोबिन से मल्टीप्लाई करें हम ऑक्सीजन को, कि ऑक्सीजन आए लंग साइड पे। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन को 1.34 ml ऑक्सीजन के साथ जब हम कंबाइन करेंगे, मिलाएंगे, तो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। कहाँ पे बेटा? लंग में, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजी कंडीशन में क्या होता है बेटा? एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हर एक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कितना करता है? 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। किसको? टिश्यू को, टिश्यू के पास भेज देता है, ठीक है। हर एक नॉर्मल फिजियोलॉजी कंडीशन में हर एक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के पास 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को भेज देता है। समझ में आया? ट्रांसपोर्ट कर देता है। फेरस आयरन दैट इज in hemoglobin reversibly binds with oxygen. 1 hemoglobin molecules can bind up to 4 O2 molecules. मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो, O2 dissociation curve. A graph is plotted between percentage saturation of hemoglobin with O2 against partial pressure of O2 and sigmoidal curve is obtained. O2 dissociation curve अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप कौन सा कर्व लगाएंगे बेटा? सिग्मोइडल कर्व। समझ में आया? सिग्मोइडल कर्व लगाएंगे। देखो 100 ml ऑफ ब्लड, ये सेम चीज है जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताई, सेम चीज आपको कर्व के थ्रू बता रखी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 30% सैचुरेशन हुई नॉर्मल फिजियोलॉजी कंडीशन में, 70% सैचुरेशन यहाँ पर हुई, और 97 यहाँ पे हुई अप्रोक्सीमेट। 100 सैचुरेशन मान सकते हो आप 100 ml ऑफ ब्लड की, ठीक है। ऐसा सच इसमें कुछ है नहीं, मैंने आपको डिटेल में तो पहले बता ही दिया। लंग्स में 100% सैचुरेशन हो जाती है, पता है ना। सैचुरेशन मीन्स 100% सैचुरेशन मीन्स 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया? अगर कोई आपसे पूछ रहा है बेटा 100 ml ऑफ 100% सैचुरेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजी कंडीशन में क्या होता है बेटा? 5 ml आउट ऑफ दिस 20 ml इज डिलीवर्ड टू द टिश्यू, ठीक है। और 50 ml ऑक्सीजन फिर भी बच जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? 75 ब्लड स्टिल सैचुरेटेड। 75% ब्लड अभी भी रह रहा है, ये किसकी कैलकुलेशन बता रखी है, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजी कंडीशन में 25% ही ब्लड जो होता है हमारा वो किसको डिलीवर होता है? सॉरी, ऑक्सीजन जो है किसको डिलीवर होता है? टिश्यू को।
25% मीन्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, और 75% फिर भी रह जाता है मस्कुलर एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, जिसे हम 15 ml ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। इसका कैलकुलेशन है, ठीक है। लास्ट स्लाइड। The binding of O2 with hemoglobin primarily dependent on partial pressure of oxygen, but other factors can affect this binding. जैसे कि फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं बेटा बाइंडिंग में? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, pH, टेम्परेचर और एसिडिक, वो होता है ना H+ एसिडिक। These can shift the graph either towards right or left. ये ग्राफ को राइट साइड भी ले जा सकते हैं और लेफ्ट साइड भी ले जा सकते हैं। समझ में आया? बढ़ा घटा, राइट साइड चला गया, लेफ्ट साइड चला गया, ये चीज इन पे डिपेंड करती है, इन फैक्टर्स पे। कौन कौन से? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+, टेम्परेचर एंड pH, 5 चीजों पे, ठीक है। अब देखो, जब लेफ्ट साइड कब शिफ्ट होगा बेटा, ये इंडिकेट्स क्या करता है पहले बताओ, कि ज्यादा सैचुरेशन हो रही है हीमोग्लोबिन की किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। कब? जब लेफ्ट साइड में कब जा रहा है आपका। तो अगर आपका एल्वियोलर साइड पे इस टाइम पे क्या होगा, जब आपका ग्राफ ना लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, तो इस टाइम पे आपका सैचुरेशन पता लगेगा कि हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेशन ऑक्सीजन का ज्यादा हो रहा है। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो CO2 घटेगा, H+ घटेगा, टेम्परेचर भी घटेगा, बट O2 के साथ pH भी बढ़ेगा। O2 बढ़ेगा, pH बढ़ेगा, O2 घटेगा, pH घटेगा, ठीक है। अगर O2 बढ़ता है, pH बढ़ता है, CO2, H और टेम्परेचर तीनों चीज कम हो जाएगी। ऐसे ही अपोजिट एंटागोनिस्टिकली, ठीक है। ऐसे ही आप देखो, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि बच्चों में ना खून ज्यादा होता है देन एडल्ट में, ठीक है। एडल्ट में कम होता है लेकिन बच्चों में खून ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसे ही जब हमारा राइट साइड में शिफ्ट होगा कर्व, तो मतलब आपकी सैचुरेशन हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन CO2 के साथ ज्यादा हो रही है, ठीक है। किसके साथ? CO2 के साथ ज्यादा हो रही है, तो इसमें CO2 बढ़ जाएगा, H+ बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 घट जाएगा एंड pH भी घट जाएगा। और सेम चीज हो रही है, देखो घट गई ना, और ये सारी चीज बढ़ गई। समझ में आया? अब चलो NCERT करते हैं फटाफट। एल्वियोलाई प्राइमरी साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में होते हैं? ब्लड और टिश्यू के बीच में। ऑक्सीजन और CO2 कैसे एक्सचेंज होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन, ये मैंने आपको बताया। सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो डिफ्यूजन भी बढ़ता है। वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, देखो ये लिखा बेटा, ये तो सारे फैक्टर्स मैंने आपको करवा दिए। मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, देखो फास्टर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ही होता है, सॉरी भूल गई थी मैं, डिफ्यूजन ही होता है बेटा, सही बोला था मैंने, डिफ्यूजन ही होता है। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, डिफ्यूजन बढ़ेगा। पार्शियल प्रेशर का भी मैंने आपको बताया, थिकनेस का भी मैंने आपको बताया। पतली थिकनेस है तो रैपिडली डिफ्यूजन हो रहा है ना। तो यही चीज बता रखी है, डिफ्यूजन और सॉल्युबिलिटी दोनों क्या करती है? डिफ्यूजन में काम करती है, लिखा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को बढ़ाते घटाते हैं, ठीक है। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस और पार्शियल प्रेशर, ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऐसे डिसाइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का PCO2 से। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन, ये टेबल दे रखी है आपको, ठीक है। और पीछे वाली एक और टेबल है वो बताऊंगी। देखो O2 का एटमॉस्फेरिक एयर में कितना प्रेशर रहता है बेटा, ये देखो 159, एल्वियोलाई में 104, 40, 95 एंड 40। CO2 का कैसा रहता है? 0.3, 40, 45, 40 एंड 45। और मैंने आपको बताया कि जब मतलब ग्रेडियंट ऑफ फॉर ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है? एल्वियोलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यू। वो मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि एल्वियोलाई का क्या होता है बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है देन ब्लड, और इसका ही अपोजिट CO2 का मान लो, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है ऑलरेडी। ये देखो, ये 3 मेम्ब्रेन आपको दिखी होगी डिफ्यूजन लेयर की, ठीक है।
अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, टिश्यू से ब्लड, ब्लड से टिश्यू, ये मैंने आपको बता दिया। सॉल्युबिलिटी CO2 की ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि 20 से 25 टाइम्स ये ज़्यादा सॉल्यूबल होता है O2 से, ये डिफ्यूज जल्दी हो जाता है CO2, ठीक है। मेम्ब्रेन पर यूनिट प्रेशर इज हाईली कंपेयर टू O2। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितने लेयर से बनी है? 3 लेयर से। थिन एपिथेलियम, एंडोथेलियल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, आपको बता दिया है। सिंगल लेयर एंडोथेलियम, कितनी इसकी बेटा थिकनेस होती है? मैंने आपको बताया 0.2 माइक्रोमीटर, मैंने आपको बताई थी इसकी थिकनेस, है ना। थिकनेस ज़्यादा पतली होती है, मिलीमीटर से भी ज़्यादा कम रहती है इसकी थिकनेस, पता है ना। All factors in our body are favorable for diffusion O2 from alveoli to tissue and that CO2 from tissue to alveoli, बता दिया। देखो इसमें मैंने आपको बताया था ब्लड जो है मीडियम होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, O2 को अंदर और CO2 को बाहर। तो 97% जो होता है आपका हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब RBC के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और रिमेनिंग 3% क्या होता है बेटा? डिसॉल्व हो जाता है, किसमें? प्लाज्मा में। ऐसे ही CO2 में 20 से 25% RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है, 70% बाय कार्बोनेट के थ्रू, और 7% डिसॉल्व इन प्लाज्मा। ये CO2 वाले टॉपिक जो हम कल पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, ठीक है। हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है RBC में, रिवर्सिबल प्रोसेस ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। सिग्मोइडल कर्व हम बोलते हैं इसको, ठीक है। और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा। लेफ्ट में जाएगा तो क्या होगा, राइट में जाएगा तो क्या होगा, लेफ्ट में जाएगा तो क्या होगा बेटा? आपको उसका पता लगेगा कि वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कितना मिलके चल रहा है ना। लो टेम्परेचर, और देखो राइट में जाएगा तो क्या होगा? हाई CO2। हर एक नॉर्मल फिजियोलॉजी कंडीशन में क्या होता है? 100 ml ब्लड जो है 500 ml ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, किसके कहाँ पे? टिश्यू में, ठीक है। द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कितनी लेयर से बनी होती है? मतलब कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी आप इसको बोल सकते हो, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी आप इसको बोल सकते हो। कितने लेयर से? 3 लेयर से, ठीक है। ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, बिकॉज क्यों मूव करती है एल्वियोलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यू? क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है एल्वियोलाई में देन ब्लड। एल्वियोलाई इज हाइयर पार्शियल प्रेशर देन ब्लड। समझ में आया? अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, बताओ बेटा ऑक्सीजन कितने % से ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के साथ? हीमोग्लोबिन के थ्रू, RBC के थ्रू 97%, और 3% किसमें? डिसॉल्व इन प्लाज्मा। टिश्यू में ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट, बिकॉज टिश्यू में कितना रहता है बेटा? टिश्यू में मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन कम रहता है ना, तो pH भी कम रहता होगा, CO2 ज्यादा रहता है, H+ ज्यादा रहता है, टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, लो O2 हाई CO2, ये आंसर शुड बी बी। आई होप बेटा आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आपको चीजें आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।